अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पुराने मछली तालाब से अधिक मछली उत्पादन के लिए जीर्णोद्धार और प्रबंधन। बदलते मौसम में कैसे करें मुर्गियों की देखभाल। लवणीय एवं क्षारीय मृदा में धान की खेती के लिए उन्नत किस्म। हमारे राज्य के जो किसान भाई मछली पालन करते हैं वो आगे चलकर के इस व्यवसाय से अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब वो पुराने तालाब का वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुरूप जीर्णोद्धार और प्रबंधन कर मछली पालन करें। तो मछली पालक भाई किस तरह से करें पुराने मत्स्य तालाब का जीर्णोद्धार और प्रबंधन, जिससे कि पुराने तालाब से भी मछलियों का अधिक उत्पादन मिल सके। इसके बारे में सुझाव दे रहे हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर कुलवीर सिंह। मछली पालन यहाँ दो तरह का करते हैं किसान भाई। एक तो सरकारी पंचायती ज़मीन में जो रेंट पर लेकर करते हैं उनका तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें पानी सुखाना बड़ा मुश्किल होता है। पर जो किसानों के घर के खुद के खेत पर बनाए हुए तालाब है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वे 3 या 4 साल में उसको अच्छी तरह सुखाकर और उसकी अच्छी तरह मरम्मत की जाए। अक्सर वर्षा के कारण मछली तालाब में कचरा तथा कई प्रकार के अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, जिसके कारण मछलियों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही इनमें कई प्रकार के रोग भी दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इन तालाबों का समय पर जीर्णोद्धार किया जाए। तो किस प्रकार करें इन तालाबों का जीर्णोद्धार, आइए जानते हैं। क्योंकि अगर उनकी मरम्मत नहीं करेंगे तो नीचे का हिस्सा है, तली है उसकी, उसमें कीचड़ जमा हो जाएगा और उसमें गैस बनने की संभावनाएं ज़्यादा होगी, कुछ हानिकारक, और जिससे मछली की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 3 या 4 साल में एक बार अच्छी तरह पानी निकाल के तालाब का पूरी तरह उसको अच्छी तरह सुखा जाए, और तब तक सुखा जाए तब तक उसमें दरारें ना पड़ जाए मोटी मोटी। और जब ये दरारें पड़ जाएगी तब तालाब की पूरी अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए। उसके बाद जो घास वगैरह है साइड में वो या नीचे भी जो घास उगेगा उसको भी ट्रैक्टर के द्वारा या मैनुअली उसको निकाल देना चाहिए। उसके बाद उसमें दोबारा से पानी डालना चाहिए और 1 एकड़ में लगभग 1 से 1.5 कुंटल तक चूना डालना चाहिए। चूना डालने के बाद उसमें 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ गोबर की खाद डालना चाहिए और 20-25 किलोग्राम यूरिया और 30 से 40 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहिए। इससे ये होगा कि जो मछलियों का प्राकृतिक खाना है, जिसको हम जू प्लैंकटन बोलते हैं, फाइटो प्लैंकटन बोलते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी और इससे ये फ़ायदा होगा कि उसका जो मछली का उत्पादन है किसान भाई का वो ज़्यादा होगा और जो मरने की संभावना है मछलियों की वे कम हो जाएगी। कुछ हमारे जो किसान भाई है, मछली पालक है, उनको अक्सर इन बात का पता नहीं होता और इसके लिए ज़रूरी है कि तालाब की हमारी मरम्मत हर 3 या 4 साल में एक बार हो। जितना भी पक्का नीचे की तली होगी तालाब की तो उसमें ऑक्सीजन डिप्लेशन की कमी कम होगी और इसलिए ये ज़रूरी होता है। चूना इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मछली तालाब में,
इसका 2 या 3 महीने में एक बार अच्छी तरह प्रति एकड़ 1 से 1.5 कुंटल तक हम चूना इसमें डालना चाहिए किसान भाइयों को। किसानों के लिए तो मछली पालकों के लिए यही सलाह है, ये जो मौसम है अब जून जुलाई अगस्त, ये खासकर 3 महीने हैं, ये बड़े संवेदनशील है और बड़े ध्यान रखने की बात है। इसमें हमेशा ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है क्योंकि मौसम इस तरह का होता है, दिन में भी बादल होते हैं और कभी कभी रात को भी होते हैं, तो उसमें रात को हमेशा ताज़ा, दिन के मुकाबले रात को उसमें पानी चलाया जाए। प्रदेश के किसान खेती के साथ मुर्गी पालन करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं और वर्तमान समय में अधिक गर्मी होने और बीच बीच में बारिश होने से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे मुर्गियों को सांस की बीमारी हो रही है, जिसके कारण मुर्गियों और चूजों की मृत्यु हो रही है। इससे मुर्गी पालक भाइयों को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। ऐसे में मुर्गी पालक भाई मुर्गियों की किस प्रकार से देखभाल करें, आइए जानते हैं लुवास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर एन.के. महाजन से। गर्मियों के मौसम में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उस मौसम में मुर्गियों को ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालकों को अच्छी आय प्राप्त करनी है तो मुर्गियों के लिए उचित स्थान के साथ साथ सामान्य तापमान भी होना आवश्यक होता है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अब 100 से ऊपर तापमान जाते ही उनको सांस की दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस बार क्योंकि मौसम में अप डाउन बहुत हुआ है, जैसे एकदम गर्मी आई, अगले दिन बारिश आ गई, धूल भरी आंधी आई, तो उसकी वजह से इन मुर्गियों में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है किसान भाइयों को इस मौसम में। एक तो ये कि जो मुर्गियों की संख्या है एक फार्म के अंदर रखने की, ज़्यादातर हम ये मान के चलते हैं भी 5000 स्क्वायर फुट में 5000 मुर्गे पाल लेते हैं, जैसे ब्रायलर मुर्गे हैं। लेकिन गर्मियों में ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उनको जगह थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। जहाँ 5000 सर्दियों में पालने की जगह है, उसमें आप गर्मियों में केवल 4000 ही मुर्गे पालें। और पानी की व्यवस्था का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पिएंगे तो उनकी वजह से उनमें फिर गाउट की समस्या है, पेशाब रुकना शुरू हो जाता है और उनमें मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसलिए पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पानी ताज़ा उनको मिलता रहे, साफ हो और ठंडा रहे। 20-22 डिग्री से ऊपर उसका तापमान नहीं होना चाहिए पानी का, ताकि वो अच्छे से उसको पी सके। रूटीन में अगर 100 चीज़ों पे एक बर्तन लगाते हैं, 50 चीज़ों पे एक बर्तन लगाते हैं, जैसे बड़े होते हैं 2 हफ्ते के बाद, तो गर्मियों के मौसम में उनको 1.5 गुना कर देना चाहिए बर्तनों की संख्या, पानी के बर्तनों की संख्या भी। लुवास के वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन.के. महाजन ने बताया कि दिन के समय यानी दोपहर में 2 से 3 घंटे मुर्गियों को दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मुर्गियों में दाना खाने से ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है। फीड खिलाते हैं गर्मियों में, वो सुबह शाम ज़्यादा खिलाएं, दिन में थोड़ा कम। बल्कि पानी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या ORS टाइप की दवाई होती है, इलेक्ट्रो केयर, विटामिन सी कम्बिनेशन की जो दवाइयाँ आती हैं, उनका मिश्रण पानी में मिलाएं 1 ग्राम 1 लीटर प्रति की मात्रा से, और वो 3-4 घंटे दोपहर के टाइम में उनको पानी में पिलाते रहें। और सुबह शाम ही खाने उनको फीड पे ज़्यादा जोर दें। सांस की बीमारी मुर्गियों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, चल रही है। जैसा मैंने कहा कि मौसम में अप डाउन ज़्यादा होते हैं, दिन में गर्मी होती है, रात में कई बार मौसम में आंधी आती है, तूफान आता है, धूल भरी और ठंडा हो जाता है, तो गर्म सर्द होते ही मुर्गियों में सांस की समस्या शुरू हो जाती है। आज के टाइम में वही समस्या एक काफ़ी नुकसान कर रही है किसान भाइयों का, मुर्गी पालकों का। उसमें सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, आवाज़ करते हैं चूजे खड़खड़ की, और आंखों में सोजिश आ जाती है और मृत्यु दर बढ़ता जाता है। और ये मृत्यु दर बढ़ता ही जाता है, कम से कम 6-7 दिन तक मृत्यु दर बहुत काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों का हो जाता है। एक बीमारी जो रानीखेत की है, उसका बचाव का टीका आता है, वो आप 5 से 7 दिन के बीच में जब चूजे होते हैं तो आप उनको आंखों में डाल सकते हैं या पानी में पिला सकते हैं। और उसके बाद जो गंभोरों का टीका है, वो 12 से 13 दिन पे पिलाना होता है या आंखों में करना होता है। उसके बाद एक कोर्स जरूर कराएं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि गंभोरों का टीका पिलाने के बाद अगले दिन से सांस की बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको एक माइकोप्लाज्मा का या एंड्रोसिन का या एंटीबायोटिक का कोर्स, टीका गंभोरों का टीका पिलाने के अगले दिन से 3 दिन का कोर्स जरूर कराएं, ताकि उससे समस्या कम हो। और इस मौसम में वायरस का प्रकोप ज़्यादा अधिक होता है, कई किस्म के वायरस प्रचलित हैं, हवा के माध्यम से वो एक फार्म से दूसरे फार्म में उठ के आ जाते हैं जब भी आंधी आती है। तो इसलिए उस मौसम में आप
स्प्रे जो जीवाणुनाशक या कीटाणुनाशक दवाएं स्प्रे आती हैं मुर्गियों की फार्मों में करने की, उनका नियमित प्रयोग करें। हर रोज़ एक स्प्रे उसका करें। और जो पानी की पीने का पानी है उसमें भी कुछ दवाएं आती हैं, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या ब्लीचिंग पाउडर है या क्लोरीन की टैबलेट है, वो नियमित रूप से चलने दें ताकि विषाणु या कीटाणु का प्रकोप कम से कम कर सकें। बताया गया अभी बरसात ज़्यादा होगी या ठीक ठाक होगी, अब 100% से ज़्यादा होगी, तो उसमें थोड़ी सी सावधानी जो बरतने वाली बात होती है कि गीलापन ना हो। उमस ज़्यादा हो जाएगी, जैसे गर्मी और बरसात दोनों जब हो जाती हैं तो उमस बढ़ जाती है। पंखों का समुचित आपके पास प्रबंध होना चाहिए ताकि पंखे कम से कम चलते रहें ताकि अंदर उमस ना हो। और गर्मियों में भी जैसे कहा कि आजकल लोग पर्दों की छिड़काव करते हैं ठंडा करने के लिए, तो गर्मियों में तो चल जाता है, लेकिन जैसे बारिश आ जाएगी फिर वो पर्दों में छिड़काव भी ज़्यादा काम कारगर नहीं होगा क्योंकि ह्यूमिडिटी पहले ही बढ़ जाती है। तो उस टाइम में पर्दे सिर्फ पंखे चला लें और ये ध्यान रखें कि जो उनका बिछावन है वो गीला, उसमें गीलापन ना आ जाए, उसमें नमी आ जाती है उस मौसम में। और उसकी वजह से कुछ बीमारियां हैं, जैसे उनके खूनी दस्त ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको कॉक्सी की बीमारी बोलते हैं, तो बरसात में वो बीमारी ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें और गीलापन ना हो पाए शेड के अंदर। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे भी आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा प्रदेश में लवणीय एवं क्षारीय मृदा का एरिया काफी है, पर ऐसे स्थान जहां पर सिंचाई जल की उपलब्धता है वहां पर किसान भाई धान की खेती करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने इन भूमियों के लिए धान की अधिक पैदावार देने वाली कुछ नई किस्में विकसित की हैं, जिसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर प्रबोध चंद्र शर्मा। किसान भाइयों, बात जब लवणीय एवं क्षारीय भूमि की करें तो देश में लगभग 67 लाख हेक्टेयर भूमि इनसे प्रभावित है। अगर हम बात करें हरियाणा की तो यहाँ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीय एवं क्षारीय है। इनमें कुछ भूमियाँ ऐसी हैं जिनमें धान की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। बस जरूरत है इन भूमियों के अनुसार किस्मों के चयन एवं देखरेख की। तो आइए जानते हैं कि इन भूमियों के लिए कौन कौन सी किस्मों का चुनाव कर अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है स्थित है, इसने धान की प्रजातियां विकसित की हैं। जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बासमती की एक प्रजाति है, बासमती CSR 30 नाम से ये ज़्यादा मशहूर है, CSR 30 से। और इसको किसान जो हमारा ये एरिया है करनाल की पूरी करनाल अम्बाला बेल्ट जो है, बासमती की पूरी बेल्ट है, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। बहुत किसान इसको लगाते हैं, बहुत जगह पे ये वैरायटी लगती है। जब हम भाव की बात करते हैं तो ये प्रजाति हमें जो दूसरी जितनी भी बासमती की वैरायटीज़ हैं उनसे सबसे ज़्यादा इनकम देती है। दूसरों से ज़्यादा इसका तकरीबन 1.5 गुना इससे इसका रेट ज़्यादा मिलता है दूसरी जितनी नॉर्मल की वैरायटियाँ हैं। इसमें सुगंध ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जब हम इसकी पैदावार की बात करते हैं, धान झाड़ जो है इसकी तकरीबन 35 क्विंटल 40 क्विंटल झाड़ आ जाता है। इसके बाद जो परमल टाइप PR टाइप वैरायटीज़ हैं वो मोटे दानों की हैं। वो उन जगह पे चलती हैं जहाँ पे बासमती की किस्में नहीं चल सकती, लेकिन लवणीय क्षारीय भूमि है। वहाँ पे जो वैरायटी चलती है वो CSR 36 नाम से वैरायटी है। वो हमें यील्ड ज़्यादा देती है, तकरीबन 60 टन 60 क्विंटल 65 क्विंटल यहाँ तक हमें वो पैदावार दे देती है।
लेकिन उसके बाद हमने 2 और प्रजातियां विकसित की हैं, CSR 43 नाम से और CSR 46 नाम से। ये दोनों प्रजातियां जो हैं ये क्षारीय भूमि के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। CSR 43 65 क्विंटल तक इसने यील्ड दी है। अभी एक नई वैरायटी जो हमने विकसित की है, ये इस साल भी किसानों को इसका बीज मिल रहा है, अगले साल से इसका ज़्यादा होगा, वो है CSR 46। जहाँ पे बहुत नमकीन भूमियाँ हैं, जो लवणीय भूमि हैं, नमक बहुत है भूमियों में, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे भी ये प्रजातियाँ, इस संस्थान की प्रजातियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। जहाँ पे कम लवण है वहाँ बासमती चल सकती है, जिनके पास नहरी पानी है, और जिनके पास नहरी पानी नहीं है, अपना ज़मीन का पानी लगाते हैं, वहाँ पे ये PR टाइप जो प्रजाति हैं, CSR 36 है, CSR 43 हैं, वो लगा के किसान इससे बहुत उपज का फ़ायदा ले सकते हैं। और वैरायटीज़ जो अच्छी चल रही हैं, पूसा की प्रजातियां हैं, पूसा 1121 है, पूसा 1509 है, लेकिन पूसा 1121 तो किसान ठीक लगाते हैं। पूसा की जो 1509 है उसमें मेरी सलाह यही है कि वैज्ञानिकों के साथ सलाह करके उनको मिलके कब लगानी है, क्योंकि आम किसान ये सोचते हैं कि हम जितना जल्दी से जल्दी लगा लें उतना ही अच्छा है, लेकिन मई के शुरू में ही अपनी नर्सरी की सोइंग कर देते हैं। ये प्रजातियां छोटे समय की है, जैसे पूसा 1509 है, इसमें कम ड्यूरेशन की हैं, इनको देरी से लगाना चाहिए, और जो प्रॉब्लम आती हैं बाद में वो भी नहीं आएंगी, उनको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। जो हमारे किसान भाई जहाँ पे भूमि खराब है, पानी खराब है, लेकिन वो दूसरों की देखा देखी और प्रजातियां लगाते हैं जो उनके हिसाब से ज़्यादा पैदावार देती है, लेकिन जब भूमि खराब है या पानी खराब है तो वहाँ पे यही प्रजातियां जो CSR 36 है, CSR 30 है, CSR 43 हैं, यही प्रजातियां लगाने से किसानों का फ़ायदा होगा, नहीं तो उनका नुकसान ज़्यादा होता है दूसरी प्रजातियां लगाने से। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आने वाले अगले 72 घंटे जो है हरियाणा में कहीं की बूंदाबांदी हो सकती है और शाम के इसमें आंधी भी आ सकती है। जहाँ तक मानसून की बात है, मानसून जनरली जो हरियाणा में जुलाई के पहले हफ्ते में आता है, और इस बार भी उम्मीद यही है कि जुलाई के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। और इस बार पिछले 2 साल के मुकाबले जो है हमें उम्मीद है कि इस बार मानसून में जो है अच्छी बारिश होने की संभावना है। किसान भाइयों को यही सलाह दी जा सकती है कि दिन और रात का तापमान थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, औसतन से आजकल जो 42.6 और 29 डिग्री है, जो 2 से 4 डिग्री के आसपास ज़्यादा चल रहा है, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है जहाँ उनको पानी लगाने की कपास में जरूरत है तो कपास में फसल लगाए, और जहाँ उन्होंने पहले लगा रखा है तो वहाँ निराई उड़ाई करें। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर प्रदेश के किसानों को सलाह दी जाती है कि धान की नर्सरी क्यारियों में लगाने का समय है और बीज को बाविस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें। मक्का बिजाई की तैयारी कर लें, वर्षा होने के बाद बिजाई करें। चरी व बाजरा की फसल लगाने का उचित समय है। खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। इस मौसम में किसान अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवाएं और जहां संभव हो अपने खेत का समतलीकरण भी करवाएं। वर्षा होने की संभावना नहीं है, सब्जियों फसलों में सिंचाई करें। तापमान अधिक रहने की संभावना है तथा तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें तथा इसके बाद इसे छायादार स्थान में रखें। टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, कड़वी मिर्च तथा बैगन की तैयार पौध की रोपाई करें। सब्जियों की निराई गुड़ाई करें तथा नाइट्रोजन यूरिया 1.5 किलोग्राम प्रति कनाल गुड़ाई के समय फसलों में डालें। बैगन तथा टमाटर की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्ररोह को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेट कीटनाशक 48 EC 1 मिलीलीटर 1/4 लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत इमीडाइक्लोप्रिड
0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इस समय किसान अदरक, हल्दी, अरबी, कचालू इत्यादि की बिजाई करें। मधुमक्खी पालन। तापमान बढ़ रहा है, समय समय पर अतिरिक्त फ्रेम डालें ताकि मधुमक्खियां अपनी बढ़ोतरी कर सकें। कमजोर मौन गृहों में मधुमक्खियों को बनावटी खुराक 50% चीनी व 50% पानी का घोल देते रहें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बंसा, जिला करनाल से अमित कुमार जी ने। यह नलकूपों के पुनः भरण पर जानकारी चाहते हैं। तो अमित कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी एवं अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल न हो तो प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाए। इसलिए तो कहा गया है, जल ही जीवन है। किसान भाइयों, बारिश होने वाली है और पिछले कई सालों से भारत के कई जिलों में, हरियाणा में भी, पंजाब, हिमाचल, सब जगह पे बारिश कम हो रही है। हमारा जो विश्लेषण ये है कि दो बातें बताना चाहूँगा कि जो बारिश है वो कम दिनों में होती है, पर जब होती है ज़्यादा होती है। तो वो जो फ़ायदा होना था किसान को खेत में रोक कर पानी को, वो पानी इतना ज़्यादा गिरता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ ऊपर से 20 किले 30 किले का पानी भी आता है। तो वो पानी को पहले जो तालाब होते थे वो बहुत फ़ायदा करते थे। जब पानी का लेवल जो नीचे भूजल लेवल होता है, चोआ बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो उसका लेवल जो था वो 25-30 फुट पे था, 40 फुट पे था। तो जो ऊपर नहरों में पानी होता है या जो आपका तालाबों में पानी इकट्ठा होता था, हर गांव में एक तालाब होता था। तालाब का जो फ़ायदा है पानी को रिचार्ज करने में कम होता जा रहा है क्योंकि पानी का लेवल नीचे जा रहा है। वर्षा का पानी नलकूप में छोड़ना, इसको ही नलकूप का पुनः भरण कहते हैं। नलकूप के पास नाले अथवा वर्षा का पानी मोड़कर नलकूप में पुनः भरण किया जाता है। इसके लिए नलकूप के चारों तरफ 2 गुणा 2 मीटर के आकार का गड्ढा खोद लेते हैं। इसके उपरांत गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उसके अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना लेते हैं और जो पाइप के ऊपर छेद किए गए हैं उसके ऊपर चारों ओर नारियल इत्यादि से बनी रस्सी को बांध देते हैं। फिर इसके बाद जो पाइप के चारों ओर गड्ढा बना है उसको 4 भागों में बांट देते हैं। सबसे नीचे वाले भाग में मोटे पत्थर तथा उससे ऊपर वाले भाग में छोटे मध्यम आकार के पत्थर डालते हैं। इसके उपरांत ऊपरी सतह पर बजरी या मोटी बालू रेत को डाल देते हैं तथा सबसे ऊपरी परत पर बारीक रेत डालते हैं। इस प्रकार से इस गड्ढे को भर दिया जाता है और वर्षा का जो पानी बहकर आएगा वह पानी इस रेत या बजरी से छनकर फिर जो पाइप के चारों ओर रस्सी बांधी गई है उससे फिल्टर होकर साफ पानी नीचे नलकूप में चला जाएगा और इस प्रकार नलकूप का पुनः भरण हो जाता है। हमारे दफ्तर ने CSSRA करनाल जो लवणीय ज़मीनों और लवणीय पानी को ठीक करता है उस पे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का हमें 2008 से लेकर 2012 में हमने पैसा मिला था रिसर्च करने के लिए। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि तालाब से अलावा हम जो आपके ट्यूबल टाइप के स्ट्रक्चर हैं जिनको रिचार्ज ट्यूबल बोला जाता है, रिचार्ज के कुएं बोला जाता है, ये बिल्कुल
पंपिंग ट्यूबवेल है जो आपने घरों में, अपने गांवों में, खेतों में जो पानी पंप करने के लिए निकालते हैं, वही ट्यूबवेल है, पर उसमें हम पानी डालते हैं। पानी अंदर जाएगा, बाढ़ का पानी या ऊपर का पानी कहीं से आ रहा, उसमें मिट्टी होती है, तो मिट्टी के साथ और भी कोई कण होते हैं, वो अगर आप पानी ट्यूबवेल के अंदर डालेंगे तो आपका जो है फिल्टर खराब हो जाएगा, कैविटी भी बंद हो जाएगी। इसलिए पानी को जो रिचार्ज ट्यूबवेल है, रिचार्ज कैविटी है, उसको सबसे निचले इलाके में लगाते हैं, उसके ऊपर एक होदी बनाते हैं जिसको फिल्टर बोलते हैं। होदी में नीचे 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, 1.5 फुट जो है हम बजरी डालते हैं, मोटे डले डालते हैं, उसके ऊपर छोटी बजरी डालते हैं और उसके ऊपर जो है हम रेत डालते हैं। वो पानी जो भी मिट्टी के साथ आएगा वो फिल्टर होके नीचे चला जाता है। तो ये हमने हरियाणा में 32 जगह पे, पंजाब में 10 जगह पे, गुजरात में 12 जगह पे, उत्तर प्रदेश में 12 जगह पे, कोई ये 70 के करीब हमने ट्यूबवेल, रिचार्ज ट्यूबवेल लगवाए थे 2008 और 12 के बीच में। पहली बारिश, दूसरी बारिश जब ज़्यादा मिट्टी चलेगी आपको रेते को स्क्रैच करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, निकाल के धोना भी पड़ेगा, बदलना भी पड़ेगा। तो वो अगर जिस किसान ने किया है तो 70 जगह पे जहाँ जहाँ ट्यूबवेल हमने लगाए हैं रिचार्ज वाले, वो बहुत सक्सेसफुल है। इसका फ़ायदा जो है पानी को ऊपर करता है, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आता है। दूसरा, कई जगह पे जो हमारे इस दफ्तर का जो एक काम है कि हम नमक वाले पानी को ठीक करते हैं, ऐसे हमने मथुरा में और पंजाब में जो है और हरियाणा में ऐसे इलाके जहाँ नीचे का पानी ख़राब है, उसमें अगर अच्छा पानी बारिश का डाला जाएगा तो वो पानी की क्वालिटी को भी ठीक करता है। उसमें इसका बड़ा योगदान है। गाँवों में, अपने खेतों में लगाइए। और कई पुरानी अगर आपकी कैविटी बनी हुई है तो किसी तरह जिसमें से आपने पाइप नहीं निकाली, तो आपका जो भी बाढ़ का पानी है, जो ख़राब पानी है, जो दूर से आ रहा है, जब तक बरत सकते हैं बरतिए। जो अगर वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है तो उसको थोड़ा सा चैनल बना के आप पुराना जो बंद पड़ा ट्यूबवेल है या कैविटी है उसमें डाल दीजिए। ये इसका फ़ायदा करेगा, क्योंकि पानी अंदर जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर आएगा। तो मंत्र एक है, वो हो नहीं पाता कई बार। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जितना रखोगे तो पानी की काफ़ी समस्या। हम बोलें आप जीरी बंद कर दो, जीरी नहीं लगनी चाहिए, वो जल्दी नहीं होने वाला। पर जब तक वो नहीं होता तब तक जो है पानी को संरक्षण करिए, उसको जो है बाहर मत जाने दीजिए और रिचार्ज ट्यूबवेल जहाँ जहाँ आपके संभव हो वहाँ पे जरूर लगाइए। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बीमारियों से बचने के लिए वर्षा पूर्व पशुओं में किए जाने वाले टीकाकरण, बारिश के पानी को कुंड में इकट्ठा करने का तरीका और उसके फायदे। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।